गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग स्टेट या मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था जो लिविंग स्टेट होती है, लिविंग स्टेट मतलब किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो केमिकली उसकी स्टेट है, उसे लिविंग स्टेट हम कह रहे हैं। लिविंग स्टेट को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म है, वही लिविंग स्टेट है। दोनों एक ही चीज होती हैं। जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं उसी से हम लिविंग बनते हैं। ठीक है, किसी एक डेड बॉडी में केमिकल रिएक्शन नहीं होते। नेक्स्ट, तो रिएक्शंस हमने दो तरह के पढ़े थे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, और फिर हमने मेटाबॉलिक फ्लक्स पढ़ा था। मेटाबॉलिक फ्लक्स होता है कि एक मेटाबोलाइट डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में जो पार्टिसिपेट करता है, तो वो मेटाबॉलिक फ्लक्स को कौन कंट्रोल करता है या मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है? एंजाइम्स। जो एंजाइम्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं या लिविंग स्टेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स एंजाइम्स होते हैं बायो कैटलिस्ट, which increases the rate of chemical reaction, which increases the rate of chemical reaction. एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट इन्हें बोलते हैं। कैसे काम करते हैं ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कराते हैं। नेक्स्ट, जो एंजाइम्स होते हैं ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड। एंजाइम्स आर प्रेजेंट इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड ये पाए जाते हैं और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को ये इंक्रीज करते हैं, इसलिए इनको बायो कैटलिस्ट का है। बायो कैटलिस्ट का यहाँ मतलब क्या है कि जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं वो है एंजाइम्स, बायो कैटलिस्ट। नेक्स्ट, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एंजाइम की इनका केमिकल नेचर। केमिकली ये किस चीज के बने होते हैं? केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स in their
in their tertiary, जिसे 3D स्ट्रक्चर हमने कहा था, और क्वाटरनरी, जिसे हमने 4D स्ट्रक्चर कहा था। टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सभी एंजाइम्स क्या होते हैं? सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स जो मिनिमम टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। कोई एंजाइम ऐसा नहीं मिलेगा जिसका केवल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। कोई एंजाइम ऐसा नहीं मिलेगा जिसका केवल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। एंजाइम्स के मिनिमम टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होता है एंजाइम्स का मिनिमम? टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है। कुछ एंजाइम जो पॉलीपेप्टाइड के होंगे, जिनमें मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड होंगे, ऐसे एंजाइम का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। जिनके ज्यादा सब यूनिट्स होंगे, ऐसे एंजाइम के क्वाटरनरी भी हो सकते हैं। अदरवाइज एंजाइम्स टर्शरी स्ट्रक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स हो गए। जैसे एंजाइम्स के पास एक साइट होती है जिसे एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम is studied in tertiary structure, 3D स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में एंजाइम की एक्टिव साइट को स्टडी करते हैं। जो एक्टिव साइट होती है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में आगे आएगा, तब मैं आपको एक्टिव साइट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन इस चीज का एक्सेप्शन है। इस पॉइंट का एक्सेप्शन क्या है? सम एंजाइम्स आर आरएनए कैटलिस्ट। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन ना होकर आरएनए के बने होते हैं। ये वो एक्सेप्शन हो गए। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन ना होकर किस चीज के बने होते हैं? वो आरएनए के बने होते हैं, तो उन्हें आरएनए कैटलिस्ट कहा जाता है। वो एक्सेप्शन हो गए। इसके एग्जांपल्स हैं आरएनए कैटलिस्ट के: राइबोजाइम, राइबोन्यूक्लियेज, ये सभी क्या है? आरएनए कैटलिस्ट है। एक और लिख लो, एंड टीलोमेरेज। टीलोमेरेज और भी हो सकते हैं, एटसेट्रा। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन वो होते हैं आरएनए के बने हुए। उन्हें उन एंजाइम्स को आरएनए कैटलिस्ट बोल देते हैं। जैसे कि राइबोजाइम हो गया, राइबोन्यूक्लियेज हो गया, टेलोमेरेज हो गया, ये सभी उसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो केमिकल नेचर एंजाइम्स का प्रोटीन होते हैं ये, और 3D स्ट्रक्चर में मिनिमम मिलते हैं, कुछ 4D में भी मिल सकते हैं। और एक्सेप्शन क्या है इस पॉइंट का? कुछ एंजाइम्स आरएनए के बने होते हैं। नेक्स्ट, दूसरी प्रॉपर्टी है इनका
केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स का क्या काम क्या होता है? एंजाइम्स डू नॉट स्टार्ट केमिकल रिएक्शन, do not start chemical reaction but increases its rate। एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं, बस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को वो स्टार्ट नहीं करते। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है डेल पी बाय डेल टी। डेल पी होता है यहां पर चेंज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, और डेल टी होता है चेंज इन टाइम। किसी रिएक्शन के टाइम के साथ कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। कोई भी रिएक्शन हो रहा है और उसमें टाइम के साथ कितना प्रोडक्ट की अमाउंट बन चुकी है, वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो एंजाइम क्या कर रहा है? इसी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करा रहा है, मतलब थोड़े टाइम पीरियड में ज्यादा प्रोडक्ट को वो बनवा देगा। एंजाइम क्या करेंगे? थोड़े टाइम पीरियड में ज्यादा प्रोडक्ट की सिंथेसिस करवाएंगे, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यही एंजाइम का क्या है? फंक्शन है। नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी है अनचेंज्ड फॉर्म। अनचेंज्ड फॉर्म जब एक रिएक्शन होता है तो एंजाइम किसी भी रिएक्शन के अंदर खुद प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। एंजाइम का काम है केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। एंजाइम खुद प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। एंजाइम की फॉर्म अनचेंज रहती है एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अनचेंज फॉर्म का मतलब है एंजाइम्स रिमेन अनचेंज्ड एट एंड ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन के एंड पर, केमिकल रिएक्शन के एंड पर एंजाइम्स का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, एंजाइम की फॉर्म अनचेंज रहती है, बस जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओनली रिएक्टेंट कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम खुद प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। एंजाइम अनचेंज फॉर्म में रहता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन।
ठीक है। तो जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की रेट है कि एक गिवन टाइम पीरियड में, जिसे डेल टी हमने लिखा, उसमें कितना प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट से, उस फॉर्मेशन रेट को बस एंजाइम इंक्रीज कराते हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा थोड़े टाइम पीरियड में। नेक्स्ट, स्पेसिफिसिटी। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर ए रिएक्शन और सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है रिएक्टेंट। सबस्ट्रेट क्या होता है? रिएक्शन का रिएक्टेंट। एंजाइम किसी भी रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में अक्कर कर रहा है, उस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक एंजाइम रहेगा जो केवल उस रिएक्शन के लिए बॉडी में एग्जिस्ट करेगा। या उस रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट को ही रिएक्टेंट भी बोलते हैं, तो उसके लिए वो क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एक सबस्ट्रेट है जिसे हमने लिखा S। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट ही रिएक्टेंट होता है। वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट को मैंने P लिखा। ठीक है, किससे कैटलाइज हुआ ये रिएक्शन? किसी एक एंजाइम से। तो रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है उसे एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए या एक स्पेसिफिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो किसी और रिएक्शन या किसी और सबस्ट्रेट को रिएक्ट नहीं करा सकता। ये एंजाइम का स्पेसिफिक नेचर होता है, स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सेल में 1000 अलग अलग केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर एक सेल में 1000 केमिकल रिएक्शन अलग अलग हो रहे हैं, तो हर रिएक्शन का अलग एंजाइम होता है। तो 1000 अलग अलग एंजाइम्स हमारी बॉडी में अक्कर कर रहे होंगे, हमारे उस सेल में अक्कर कर रहे होंगे जिसमें वो रिएक्शंस हो रहे हैं। हर रिएक्शन का हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन होता है, हर रिएक्शन एंजाइम से कैटलाइज्ड होता है। हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन हो ही नहीं सकता जो एंजाइम के बिना अक्कर करे, पॉसिबिलिटी नहीं है। और हर रिएक्शन का अलग एंजाइम होता है। अब इमेजिन करो, हमारी बॉडी में तो हजारों केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे। हर ऑर्गन का अपना अलग फंक्शन होता है, तो हर ऑर्गन के अंदर न जाने कितने रिएक्शंस हो रहे होंगे। हर रिएक्शन का अलग एंजाइम होता है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर ए रिएक्शन और सबस्ट्रेट। नेक्स्ट, आखिरी प्रॉपर्टी है एफिशिएंसी। एंजाइम की अगर हमें एफिशिएंसी को मेजर करना हो कि एक एंजाइम कितना एफिशिएंट है अपना काम करने में, उसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं एफिशिएंसी को? टर्नओवर नंबर से। टर्नओवर नंबर टर्नओवर नंबर
can be used to determine enzyme efficiency. कोई भी एंजाइम कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है उसको अगर आपको पता करना है तो टर्नओवर नंबर से हम पता करते हैं एंजाइम की एफिशिएंसी को। टर्नओवर नंबर क्या होता है? टर्नओवर नंबर होता है नंबर ऑफ सबस्ट्रेट molecules converted to product per minute। एक मिनट में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए या प्रोडक्ट में टर्न हो गए, उसे टर्नओवर नंबर कहते हैं। कि एक मिनट में कितना सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उसे टर्नओवर नंबर यहां पर कहा जाता है। ठीक है, कि कितना सबस्ट्रेट, जैसे मान लो एक मिनट में 10 सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, तो टर्नओवर नंबर 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई एक दूसरा एंजाइम है, मान लो उसका टर्नओवर नंबर की वैल्यू 15 है, तो 15 सबस्ट्रेट को पर मिनट कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में। तो ज्यादा एफिशिएंट एंजाइम कौन सा होगा? जिसका टर्नओवर नंबर ज्यादा होगा, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू टर्नओवर नंबर की ज्यादा होगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन से भी मेजर कर सकते हैं। एफिशिएंसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन से भी मेजर कर सकते हैं। मान लो किसी एंजाइम से कैटलाइज्ड रिएक्शन की रेट ज्यादा है, किसी एंजाइम से कैटलाइज्ड रिएक्शन की रेट क्या है? ज्यादा है, तो मतलब वो एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट है, वो अच्छे से काम कर रहा है, उसने रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा कर रखा है। तो एफिशिएंसी टर्नओवर नंबर के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन से भी मेजर करी जा सकती है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में हमें बताता है कि एक पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है। मान लो एक मिनट में 10 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन 10 पर मिनट हो जाएगा। टर्नओवर नंबर किसके रिस्पेक्ट में है? टर्नओवर नंबर सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में है, कि कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। बात तो एक ही है, बात तो दोनों में एक ही चीज की हो रही है, रेट की बात हो रही है। रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होती है कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है पर यूनिट टाइम में, और टर्नओवर नंबर सबस्ट्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं। बात दोनों एक ही चीज की निकालेगा। तो यहां पर इस पॉइंट को भी लिख लो, एफिशिएंसी रेट ऑफ रिएक्शन से भी मेजर करी जा सकती है। एफिशिएंसी एंजाइम की मेजर करने के दो मेथड्स हो गए, टर्नओवर नंबर और रेट ऑफ रिएक्शन। इन दोनों की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी किसी भी एंजाइम के लिए, तो उतना ज्यादा वो एंजाइम क्या है? एफिशिएंट है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेंगे अब इसके।
जैसे एक रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड प्रोडक्ट बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर में घुलती है, मिक्स होती है, तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, ठीक है। ये कोई भी एक रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन हमारी बॉडी में अक्कर करता है। ये रिएक्शन बॉडी के बाहर भी अक्कर कर सकता है, ठीक है, बॉडी के अलावा कहीं और भी अक्कर कर सकता है जहां कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो, ठीक है। तो अब एंजाइम्स की यहां पर हम इंपॉर्टेंस देखते हैं। जैसे अगर ये रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम अक्कर करे, रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, अगर एंजाइम ना हो और ये रिएक्शन अक्कर करे तो क्या होता है? तो इस केस में 200 कार्बोनिक एसिड बनते हैं, एक घंटे में, इन 1 आवर 200 प्रोडक्ट बनते हैं एक घंटे में। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन होगी, 200 प्रोडक्ट बनना एक घंटे में। ये रिएक्शन की रेट है इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। जब एंजाइम नहीं है तो ये हो रहा है। अब देखते हैं एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम कौन सा है इसका? इसका एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस रिएक्शन का जो एंजाइम है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जैसे मैंने बोला था ना, हर रिएक्शन का अपना अलग एंजाइम होता है। हर रिएक्शन का अपना अलग क्या होता है? एंजाइम होता है। तो इस रिएक्शन का एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये हमारी बॉडी में होता है। तो क्या काम करेगा ये? एक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ के कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये किस रेट से बनाता है? 6 लाख कार्बोनिक एसिड आर फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 6 लाख प्रोडक्ट बन जाते हैं। 6 लाख प्रोडक्ट विद इन 1 सेकेंड इस एंजाइम की प्रेजेंस में। ये रेट ऑफ रिएक्शन होगी, जो कि एंजाइम के बिना 1 घंटे में 200 प्रोडक्ट बनते हैं, वो एंजाइम की प्रेजेंस में 1 सेकेंड में 6 लाख प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो जरा यहां पर सोचो, एंजाइम ने कितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा रिएक्शन रेट increases by 10 million times। रिएक्शन रेट कितना इंक्रीज हो गया? 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज हो गया। एंजाइम की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 10 मिलियन टाइम्स इस केस में। तो ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट एंजाइम है।
इनफैक्ट एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये हमारी बॉडी का सबसे एफिशिएंट एंजाइम है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट एंजाइम है ये हमारी बॉडी में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आरबीसी के अंदर होता है ये। ठीक है, अब इस रिएक्शन का क्या रोल होता है वो सब एक चैप्टर आएगा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, उसमें मैं पढ़ाऊंगा इस रिएक्शन का क्या रोल है, क्या काम होता है, उसमें हम आरबीसी का रोल पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में, तब वहां मैं इसका रोल मेंशन करूंगा। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल इस एंजाइम की इंपॉर्टेंस देखो, इस एंजाइम ने कितना रिएक्शन रेट को यहाँ पर इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट, अब अगला टॉपिक है हमारा कि ये बात ठीक है कि एंजाइम ने इंक्रीज कर दिया रिएक्शन रेट को, लेकिन कैसे इंक्रीज किया, हाउ एंजाइम्स इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की रेट को एंजाइम कैसे इंक्रीज करते हैं उसे अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस ग्राफ से ही आगे समझेंगे। तो वाई एक्सिस पे मैंने यहां पर लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, वाई एक्सिस पे लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन।
ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है वो समझते हैं पहले, फिर ग्राफ को देखेंगे। जैसे जो रिएक्शन है, मैंने एक रैंडम रिएक्शन यहाँ पर ले लिया जिसमें सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कोई भी एक सबस्ट्रेट मैंने लिखा, उस सबस्ट्रेट को मैंने S लिख दिया, ठीक है, कोई एक सबस्ट्रेट है, और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, लेकिन तो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, बीच में एक स्टेट आती है जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, और उसके बाद इस S डैश बनने के बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें सबस्ट्रेट से आगे प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं बनता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, हर केमिकल रिएक्शन के लिए ये एप्लीकेबल है, जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये हर केमिकल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी हो रहा होता है, तो रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट से आगे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट से आगे क्या बनती है? एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट में जो केमिकल सब्सटेंस है, उस केमिकल सब्सटेंस का स्ट्रक्चर आधा तो सबस्ट्रेट जैसा होता है और आधा प्रोडक्ट जैसा होता है। ट्रांजिशन स्टेट में अगर कोई केमिकल सब्सटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर आधा सबस्ट्रेट जैसा होगा और आधा प्रोडक्ट जैसा होगा। ठीक है, वो इन बिटवीन स्टेट है। इन बिटवीन स्टेट को ही ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, तो इसमें आप लिखो ट्रांजिशन स्टेट में इट इज half substrate like and half product like। आधा सबस्ट्रेट जैसा है ये और आधा प्रोडक्ट जैसा है ये। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या हुआ होगा, जैसे सबस्ट्रेट से आगे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ तो सबस्ट्रेट ने कोई एनर्जी को गेन किया होगा, पहले एनर्जी दी गई होगी रिएक्शन को अक्कर कराने के लिए। रिएक्शन को अक्कर करने के लिए कोई एनर्जी दी गई होगी, उस एनर्जी का यूज करते हुआ सबस्ट्रेट ने अपने केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस किए। कोई बॉन्ड सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हुआ, कोई नया बॉन्ड सबस्ट्रेट में बना, इस तरह से चेंजेस हो रहे हैं कि अभी वो हाफ चेंजेस हो चुके हैं, तो ये बन गया ट्रांजिशन स्टेट। अभी वो पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ प्रोडक्ट में, आधा हो गया, आधा सबस्ट्रेट जैसा ही है वो। तो ये मोस्ट अनस्टेबल स्टेट है, इस रिएक्शन की मोस्ट अनस्टेबल स्टेट। किसी भी रिएक्शन की क्या है, ये मोस्ट अनस्टेबल स्टेट है। इसके पास अनस्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ऑब्वियस सी चीज है वो, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आधा सबस्ट्रेट जैसा है आधा प्रोडक्ट जैसा है, तो अनस्टेबल तो होना ही है। अगर हम अनस्टेबिलिटी को एनर्जी की टर्म्स में बोले तो जो जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होती है, जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होती है
वो केमिकल सब्सटेंस उतना ही अनस्टेबल होता है। इट इज द मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट। मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट का मतलब क्या है कि जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतना ही उसके पास अनस्टेबिलिटी होती है, उतनी ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर सबसे अनस्टेबल स्टेट है, इसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा है। ये क्या चाहेगा कि एनर्जी को लूज करे और स्टेबिलिटी को गेन करे, और फाइनली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी को लूज करता हुआ। तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट कॉन्सेप्ट। ये हर केमिकल रिएक्शन के लिए होता है। रिएक्शन में सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट पहले ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होता है, ट्रांजिशन स्टेट फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां सबस्ट्रेट के नीचे लिख लो, सबस्ट्रेट गेन्स एनर्जी एंड कन्वर्ट्स टू, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो? ट्रांजिएंट स्टेट में या ट्रांजिशन स्टेट में। एनर्जी को गेन करके वो ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया सबस्ट्रेट, और ट्रांजिशन स्टेट फिर फाइनली एनर्जी को लूज करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कोई भी रिएक्शन अक्कर करता है। तो अब आ जाते हैं इस ग्राफ पे। ग्राफ में एक्स एक्सिस पे लिखा है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट। ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है कि रिएक्शन कितना प्रोसीड कर चुका है। रिएक्शन में सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट बन चुकी है कि ट्रांजिशन स्टेट से आगे प्रोडक्ट बन चुका है। ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी की जो मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी वो अनस्टेबिलिटी, उस एनर्जी को यहां पर वाई एक्सिस में लिखा गया है कि किस केमिकल सब्सटेंस के पास कितनी एनर्जी है। ठीक है, जैसे जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है यहां से, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी वैल्यू है वाई एक्सिस पे, यहाँ सबस्ट्रेट की एनर्जी वैल्यू है। तो रिएक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, उसी को एक्स एक्सिस पे ओरिजिन मान लिया, जहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है वही एक्स एक्सिस पे क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। तो ये सबस्ट्रेट की एनर्जी वैल्यू यहां पर शोन है। प्रोडक्ट की एनर्जी वैल्यू कहां पर है? प्रोडक्ट की एनर्जी वैल्यू है यहाँ नीचे की तरफ। तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी वैल्यू होगी यहां पर नीचे की तरफ। ठीक है, उसे भी आप एक्स एक्सिस पे सॉरी वाई एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हो, तो प्रोडक्ट की एनर्जी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैंने यहां पर दो अलग अलग ग्राफ बना रखे हैं। दो अलग अलग ग्राफ का मीनिंग क्या है? इनमें से जो एक ग्राफ है ग्रीन कलर वाला ग्राफ, ग्रीन कलर वाला ग्राफ है नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन। ग्रीन कलर वाला ग्राफ ऐसे रिएक्शन का है जो एंजाइम से कैटलाइज्ड नहीं है, और जो ब्लू कलर वाला ग्राफ है वो एंजाइम से कैटलाइज्ड है। एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। जो ब्लू कलर वाला ग्राफ है वो ऐसा ग्राफ, ऐसे रिएक्शन का ग्राफ है जो एंजाइम से क्या है? कैटलाइज्ड है। और ग्रीन कलर वाला नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है जिसमें एंजाइम नहीं है। अब इन दोनों में हमें देखना है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन में। उससे हमें पता चलेगा कि एंजाइम ने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज करी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सबसे पहले हम नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन में। ग्रीन कलर वाला ग्राफ देखो, ग्रीन कलर वाले ग्राफ में आप देखो सबस्ट्रेट की एनर्जी वैल्यू यहां पर मैंने शो कर रखी है वाई एक्सिस पे, सबस्ट्रेट की एनर्जी वैल्यू। अब इस सबस्ट्रेट को आपने रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी दी,
सबस्ट्रेट को आपने एनर्जी प्रोवाइड करी, तो सबस्ट्रेट एनर्जी को गेन करके किस में कन्वर्ट होगा बताओ? ये सबस्ट्रेट एनर्जी को गेन करके किस में कन्वर्ट होगा? सबसे पहले क्या बनेगा? सबस्ट्रेट यहां से एनर्जी को गेन करके ये ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करेगा, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखो, जैसे ही सबस्ट्रेट को आपने एनर्जी दी, एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एनर्जी राइज कर रही है ना। और मैक्सिमम एनर्जी जहां पर है, जहां पर मैक्सिमम एनर्जी है उसे आप लेबल कर लो एस डैश। एस डैश क्या था? ट्रांजिशन स्टेट था। यहां पर लिखा हुआ है ना एस डैश को, ट्रांजिशन स्टेट। वो बन गया है जहां पर मैक्सिमम, मैक्सिमा है ग्राफ का। मैक्सिमा क्या शो कर रहा है यहाँ पे? वाई एक्सिस पे एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, यही लिखा हमने। ट्रांजिशन स्टेट मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट है, तभी उसमें अनस्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। एक बार ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, हमें फिर रिएक्शन को अक्कर कराने के लिए एनर्जी नहीं देनी पड़ती। एक बार ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है तो बाहर से एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो ट्रांजिशन स्टेट अपने आप एक्सेस एनर्जी को लूज करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके आगे आप देखो, ट्रांजिशन स्टेट के आगे वो एनर्जी को लूज कर रहा है, लूज किया ना उसने एनर्जी को, और फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए हमें किसी भी रिएक्शन को एनर्जी देनी पड़ती है, उसके बाद एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार ट्रांजिशन स्टेट बन गई, वो अपने आप एनर्जी को लूज करता हुआ स्टेबिलिटी को गेन करेगा और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये किसी भी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी रिएक्शन हो, जितने भी केमिकल रिएक्शन है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है कि एक रिएक्शन में अगर हम सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाते हैं तो वो रिएक्शन हो गया हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्योंकि उसके बाद प्रोडक्ट तो बन ही जाना है। ठीक है, तो अब बात रही हम कितनी एनर्जी दें, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी वी शुड प्रोवाइड के ट्रांजिशन स्टेट बन जाए, टू अचीव ट्रांजिशन स्टेट। तो उस एनर्जी की वैल्यू को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसे? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर आप प्लॉट कर लो इसी ग्राफ में। ठीक है, तो ये जो है यहां पर, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी अगर ग्राफ में ध्यान से देखोगे, एक्टिवेशन एनर्जी सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस है। सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में एक लाइन लिखो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट substrate to its transition state। एक सबस्ट्रेट को उसकी ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी।
ठीक है, जिससे ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। वो एनर्जी आप किसी भी रिएक्शन को दे दो, हर रिएक्शन की अपनी अलग एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो एनर्जी आप किसी रिएक्शन को दे दो, रिएक्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, सबस्टेट फिर आगे ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ, ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जरा मुझे ये बताओ, दोनों ग्राफ आपके सामने है, एंजाइम कैटलाइज्ड और नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन। मेरे को बताओ किस रिएक्शन में, नॉन एंजाइमेटिक के एंजाइमेटिक, किस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है? किस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है यहां पर वो कम है, एंजाइमेटिक के नॉन एंजाइमेटिक? जरा ध्यान से ग्राफ में देखो, एंजाइमेटिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों ने। एंजाइमेटिक वाला जो है, जो ब्लू कलर का ग्राफ है, उसमें देखो सबस्ट्रेट तो वहीं से स्टार्ट होगा जहां से पहले स्टार्ट था। ठीक है, फिर ट्रांजिशन स्टेट लेकिन जल्दी बन गई। इस केस में जो एस डैश है, ट्रांजिशन स्टेट वो तो यहीं बन गई, इसलिए इसका मैक्सिमा जल्दी आ गया। अगर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बन रही है तो प्रोडक्ट भी जल्दी बन जाएगा। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में अगर ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बन रही है तो प्रोडक्ट भी जल्दी बन जाएगा। अगर रिएक्शन जल्दी हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? अगर रिएक्शन को अक्कर करने में कम टाइम लग रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर फास्ट हो जाएगी। यही मेथड होता है एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का। क्या क्या करता है ये? एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। लिखो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंजाइम्स एक्ट बाय lowering the requirement of activation energy for a reaction। किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को वो कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, जिससे ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बनती है और रिएक्शन की प्रोग्रेस या रिएक्शन जल्दी अक्कर करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। हेंस ट्रांजिशन state is achieved early and rate of reaction increases ठीक है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। यही मैकेनिज्म होता है एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कराने में। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दो। ये कॉन्सेप्ट आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि केमिस्ट्री में तो आपने पढ़ना ही है केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री में आपको 12th क्लास में आएगा। 12th क्लास में एक चैप्टर आपको आएगा केमिकल काइनेटिक्स, उसमें आपको सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको, यही सेम चीज बिल्कुल। उसमें भी ट्रांजिशन स्टेट फिनोमिनन, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सब दोबारा आएगा। ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका जब आप इसे केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। 12th क्लास में आएगा। लेकिन वो इस पॉइंट में ये हो रहा है, मैंने ये बोला है इस पॉइंट में, अगर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है पहले ये समझो।
एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जिससे एक सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होता है, और ट्रांजिशन स्टेट में अगर एक बार वो चला गया उसके बाद अपने आप प्रोडक्ट बन जाएगा, वो एनर्जी को लूज करेगा, जैसे हमें ग्राफ से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हुई। तो एंजाइम वाले रिएक्शन में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट कम है, सेम रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी एंजाइमेटिक रिएक्शन में। तो मतलब ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बन रही है, सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बन जाएगी क्योंकि एनर्जी कम देनी है, और उतना ही जल्दी फिर प्रोडक्ट बन जाएगा अगर ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बन गई तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जल्दी अक्कर करेगी, कम टाइम में अक्कर करेगी, तो जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। ठीक है, आपने शायद 10th लेवल तक ये पढ़ा हो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में उसे बोलते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, किसी रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक्सोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक किसे बोलते हैं, जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, इस ग्राफ में देखो, आप ऊपर वाले ग्राफ में देखो, इस रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट की एनर्जी की वैल्यू आपको वाई एक्सिस पे दिख रही है, सबस्ट्रेट की एनर्जी वैल्यू। आपको ऐसे ही प्रोडक्ट की भी एनर्जी वैल्यू वाई एक्सिस पे दिखेगी, प्रोडक्ट की एनर्जी वैल्यू भी वाई एक्सिस पे है। तो जरा इन एनर्जी वैल्यूज को कंपेयर करके मुझे बताओ, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा? सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी वैल्यूज को कंपेयर करके सोचो, एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा? ज्यादा बच्चों ने एक्सोथर्मिक आंसर दिया है और वो आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्यों करेक्ट है, हमें यहां पर ये देखना है कि सबस्ट्रेट की एनर्जी वैल्यू यहां पर हमें ज्यादा दिख रही है। किसके कंपैरिजन में ज्यादा दिख रही है? प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी की वैल्यू यहां कहीं दिखेगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब रिएक्शन अक्कर कर रहा है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो एनर्जी का रिलीज हो रहा है। एनर्जी क्या हो रही है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनते वक्त रिलीज हो रही है। क्यों रिलीज हो रही है? तभी तो प्रोडक्ट की एनर्जी की वैल्यू कम है सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट की एनर्जी वैल्यू ज्यादा थी, प्रोडक्ट की कम है, तो एनर्जी इस रिएक्शन में रिलीज हुई होगी। हेंस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। above graph is of exothermic reaction